गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। ठीक है, देखिए हम लोग आज पढ़ने आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान हम लोगों का चल रहा है और पार्ट 5 लेकर आए हैं आपके लिए हम रेखीय आवर्धन। अध्याय क्या था? 10 था और अब अध्याय 10 में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर है और उसी के अंदर हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हैं और ये हमारा जो टाइप है कह लीजिए या पार्ट है पार्ट 5। तो आइए हम लोग इस क्रम में पढ़ेंगे आवर्धन, रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे कि है क्या। देखिए यहां से लेप कर दिए और एक रेखा यहां से ले जाए। ठीक है, आपको यहां पता है कि प्रतिबिंब जो बनता है ये यू होता है। ठीक, और जो यहाँ पे वस्तु की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन क्षमता में आई। और ये जो दूरी हो जाती है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये मैं बताया यू हो गई, तो ये क्या हो जाएगी? ओ हो जाएगी। ठीक है, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, तो हमको भी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी ये क्या हो जाएगी? भी। कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी जो होगी ये भी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग पी मानते ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्रम में लिख लीजिए कि u बराबर क्या होता है? u बराबर, तो u बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी। ये क्या है? हमारी वस्तु की दूरी। और इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा, प्रतिबिंब क्या रहेगा? I। तो I बराबर लिख लीजिए प्रतिबिंब की यहां से यहां तक, प्रतिबिंब की लंबाई, और इसमें क्या छूट रहा? आई तो हो गया प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? ओ ये पूरा वस्तु की लंबाई है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो केंद्र तक बन रही है ये वस्तु की क्या है? लंबाई है। तो ओ बराबर क्या लिख लेंगे? वस्तु की लंबाई। ओ बराबर वस्तु की लंबाई। और एक चीज छूट रहा है जो भी तो पता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बात समझ में आ रही होगी? वो है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए रेखीय आवर्धन होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिफिनीशन भी जान लेंगे, क्योंकि यहाँ तक बात जो है समझ में आ गई होगी, क्लियर हो जाएगी। तो लिखी है किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन कहेंगे। और इसे यम से लिखा जाता है, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल यम से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपसे पूछा जाएगा कि रेखीय आवर्धन का मात्रक बताइए, तो इसका मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे यम बराबर
v बाई यू माइनस v बाई यू, ठीक है, ये दर्पण के लिए। m बराबर v बाई माइनस v बाई यू, क्योंकि ये माइनस में भी होता है, ठीक है। जो हम आपको लिखवाए हैं, ये प्रतिबिंब की दूरी जो बन रही है ये हमेशा माइनस में होती है रेखीय आवर्धन में। और अगर बात की जाए कि ये तो अन्य सूत्र था, ये अन्य सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा अन्य सूत्र, ये अब पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो ये जो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो लंबाई है आई है, रेखीय आवर्धन माने यम, और प्रतिबिंब की लंबाई हमारी कितनी है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई आई है तो आई लिख लीजिए, और वस्तु की लंबाई ओ, तो यम बराबर आई बटे ओ, ठीक है, नोट कर लीजिए। और दर्पण की जब बात होगी, दर्पण की, ये तो लेंस का रेखीय आवर्धन है, और दर्पण का जब बात होगा तो यम बराबर माइनस वी बाई यू, ये आपको पढ़ा दिए थे, इसमें सम्मिलित इसलिए कर दिए कि आप लोग कंफ्यूजन मत होइए कि सर जी दर्पण में तो आप पढ़ाए थे यम बराबर माइनस वी बाई यू, और लेंस में आप पढ़ा रहे हैं यम बराबर आई बटे ओ, ठीक है। तो लेंस की बात दूसरी होती है बेटा, और दर्पण की बात दूसरी होती है। दर्पण में अलग प्रतिबिंब बनता है जो कि वापस आता है, और जो लेंस होता है उसमें आर पार दिखता है, पारदर्शी होता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये बताए कि ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, अवतल है। अगर जब हम अवतल की बात करेंगे तो देखिए एक नोट में यहाँ पे आता है कि जब भी अगर बात होगी वस्तु की लंबाई की, तो वस्तु की लंबाई से जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये बड़ी बनेगी, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। बात समझ रहे हैं, इस एरो का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जब भी वस्तु की लंबाई होगी ये इससे छोटी होगी, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा बड़ी होती है, ठीक। अब हम इस उत्तल लेंस की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक मान लीजिए, रख लीजिए, ये आपको पता है कि सी होता है और ये एफ होता है, पता है। चलिए मैं अलग से इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये ले लेते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल। और यहाँ पे आप लोग जानते हैं P फोकस दूरी, C वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अगर हम मान लीजिए प्रतिबिंब इसका, ये जो वस्तु है यहाँ पे प्रकाश किरण ये उल्टी जा रही है, ठीक, तो इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहाँ फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो इसका जो वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, आवर्धन क्षमता बताइए इसकी, ठीक है। तो आपकी O की जो वैल्यू है कितनी है, O की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, ये बताए थे ना। ये वाली, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। तो O का मान कितना आ गया, O का मान कितना आ गया। अगर इस दूरी 3 सेंटीमीटर वाले की जाए तो यहाँ पे ये जो मान है प्रतिबिंब का, ये जो बन रहा है उल्टा आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं क्या माना हूँ, आई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या चाहिए, मैं आवर्धन क्षमता का सूत्र भी बताया हूँ, यम बराबर क्या बताया हूँ बेटा, आई बटे ओ, यही ना बताया हूँ जी। तो आई की वैल्यू आई के जगह, ओ की वैल्यू ओ के जगह, तो आई की वैल्यू रख दीजिए कितना, 3, और ओ की वैल्यू 2, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 1.5, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1.5, ठीक है। सेंटीमीटर लिख लीजिए, जो प्रश्न आपसे पूछे यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो आप भी सेंटीमीटर में उत्तर लिखेंगे। एक लेकिन इसमें बात और आती है कि देखिए जब हमारी आवर्धन क्षमता यम धनात्मक होगी, क्या होती है, धनात्मक होती है, और ये क्या होती है, ऋणात्मक, क्या होती है, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होगी तो ये वास्तविक हो जाएगी, क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक उल्टा हो जाएगी,
ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। जब यम का वैल्यू प्लस में आए तो ठीक है, सीधाभाषी तो होगा ही, लेकिन जब आप माइनस में आए तो ये वास्तविक उल्टा हो जाता है। कैसा हो जाता है? वास्तविक उल्टा। ये ध्यान देने वाली बातें थी, इसको भी अलग से या तो इसके नीचे ही इसको नोट कर लेना, उसके बाद इसको करना, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था एक तरह से समझने का रेखीय आवर्धन को, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम ये अवतल लेंस, ये अवतल है, फिर हम उत्तल की बात बताते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये जो है उत्तल है, यहाँ पे लेप किया जा रहा है, और यहाँ से आपकी जो ये दूरी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि आई ये जब बनेगा तो 2 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। अब मैं पूछूं कि यम बराबर क्या होगा, तो यम बराबर आपको सूत्र पता है कि आई बटे ओ होता है, तो आई की वैल्यू आपको पता है, और इसमें तो आसान है, ओ की वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर है, इधर ओ इधर आई, तो उत्तल लेंस के लिए कितना आसान है। तो आई का वैल्यू कितना है? 2 है, और ओ का वैल्यू कितना है? 3 है। तो इसका जब 3 का 2 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 का जब 2 में भाग देंगे तो 0.67 आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। ये जो है आपका उत्तल है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला नोट होगा, क्योंकि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो मैं अभी करा दे रहा हूं आपको कि अगर वस्तु की लंबाई और यहाँ पे क्या हो, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो, प्रतिबिंब की लंबाई अगर ज्यादा हो, वस्तु की लंबाई कम हो, तो इसमें यम की जो वैल्यू होती है 1 से अधिक, यम बड़ा 1 से, ठीक है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए, वस्तु की लंबाई बराबर हो प्रतिबिंब की लंबाई से, तो जो यम का वैल्यू होगा ये बराबर होगा 1। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई अगर इक्वल हो, बराबर हो, तो यम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। अगर वस्तु की लंबाई छोटी है प्रतिबिंब की लंबाई से, तो यम छोटा हो जाएगा किससे? 1 से। यम बड़ा हो जाएगा, यम बड़ा हो जाएगा किससे? 1 से। तो ये बात अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लीजिए। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा मैं उसको तो बताऊंगा, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। और 100% 1 मान लीजिए कि आना है एग्जाम में। अगर हम किसी चीज को अगर 100% भी कर देते हैं तो छप जाता है पेपर में। अगली बार का पेपर आप लोग उठा कर देखिएगा कि मैं जो 1 महीना केवल रिवीजन कराया था उसका कॉन्सेप्ट फंसा था क्वेश्चन, और सब छात्र कह रहे थे कि सर जी 1-2 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन तो मान लो आ जाता है बाहर से, तो उसकी कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप जान लीजिए अच्छे जगह पर। और आपका रिजल्ट कैसे कम होता है उसका कारण आप भी हो सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि टीचर आपको सब कुछ पढ़ा दे, आप उसको क्लियर नहीं कर पाओ, आपका भी दोष है उसमें। तो देखो जिसका दोष होता है वो नजर फिर नहीं मिला पाता है, समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यम क्या है, देखिए वस्तु की लंबाई होगी, इसको भी क्लियर कर लीजिए। वस्तु की लंबाई बड़ा है किससे? प्रतिबिंब की लंबाई से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब वस्तु की लंबाई बड़ी हो गई प्रतिबिंब की लंबाई से, तो यहाँ यम क्या होगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नोट कर लीजिए, और मैं कुछ एग्जांपल्स पॉइंट को यहाँ पे देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है,
ये आपका अवतल है, ठीक है। और यहां से आप जानते हैं वस्तु है, और यहाँ वक्रता त्रिज्या, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ फोकस दूरी, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्थिति जो होगी, यहाँ पे स्थिति क्या होगी, आई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, सॉरी आई से बड़ा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसको कहेंगे कि ये क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपको आवर्धन क्षमता का सूत्र भी बताए थे। सबसे बड़ी बात कि इसमें ओ निकाल लीजिए, कितना दिया आपका, देखिए कॉन्सेप्ट देख लीजिए थोड़ा सा। इसको 12 दिया है आपके बुक में। यहाँ देखिए ये अगर 6 है तो इतना जो बच रहा है ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कहना चाहते हैं तो इसको -2 क्योंकि घटेगा। तो देखिए ओ की दो आवर्धन क्षमता बताया था आपसे, एक बताया था यम बराबर आई बटे ओ, और एक बताया था -u। इसमें देखिए दोनों पालन होगा। कैसे, यहाँ पे जो ओ की वैल्यू है ये 6 है टोटल, तो 4, और इसमें क्या चाहिए बेटा, आई चाहिए, आई की वैल्यू -2 हो जाएगा। और इसमें क्या है कि -v u चाहिए, -v और u, तो u क्या है, पूरा 12 सेंटीमीटर है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए, u वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या लिखे 12, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका प्रतिबिंब फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसकी जो दूरी होगी, आप इसको क्या लिखना है, यहां से यहां तक जो दिया है, ये देखिए यहां से यहां तक की दूरी क्या दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे, v बराबर 6 सेंटीमीटर, v बराबर। अब कह सकते हो सर जी ये माइनस में आप बताए थे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस रख देना। बात समझ रहे हैं, v का वैल्यू जो 6 है उसके आगे आप माइनस लगा लेना। तो यह अभी से लगा लो, बात के लिए क्यों छोड़ो। तो यहाँ पे देखिए पहले कंसेप्ट से यम बराबर आई हो, तो यम बराबर क्या होगा, -2/4। यम बराबर आई हो तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अगर हम बात करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। आया कि नहीं आया। और दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करेंगे यम बराबर -v/u से, तो -v का मान कितना है, -6 पहले से, और यहाँ पे माइनस लगा है, और u का मान कितना है 12। तो इससे काटिए क्या बनेगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा ये जब माइनस भी हो रहा है तो u भी होगा ना -12, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया। अगर v -6 है तो u भी तो -12 होगा। तो ये क्या हुआ, आपस में कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, -1/2, ठीक है, -1/2। लेकिन मैं आपको बताया था अगर माइनस में आवर्धन क्षमता आएगी तो ये वास्तविक। ये कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। देखिए जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है दर्पण के आवर्धन का मान होगा।
दर्पण के आवर्धन का मान होगा। देखिए, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण के आवर्धन का मान होगा। पहला जो होगा एक से बड़ा, एक से बड़ा, बी जो होगा एक से छोटा, एक से छोटा, सी जो होगा एक के बराबर, डी जो होगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए किसी दर्पण द्वारा, बात दर्पण की हो रही, ध्यान से सुनिएगा, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु का जो वस्तु रहेगी उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा? एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से बराबर और इनमें से कोई नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, इतना बताए हम तो आप कर सकते हैं। देखिए, मैं बताया था कि इसमें आई जो होगा ये क्या होगा, ओ से बड़ा होगा, और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यम जो होगा एक से बड़ा होगा। तो दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा? एक से क्या होगा बताइए? एक से बड़ा, तो इसका एक से बड़ा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी दर्पण द्वारा वस्तु का, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब, छोटा व आभासी प्रतिबिंब, किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण के आवर्धन का मान होगा। दर्पण के आवर्धन का मान होगा। पहला, ए से बड़ा व धनात्मक, ए से बड़ा व धनात्मक। दूसरा, एक से बड़ा व धनात्मक, एक से बड़ा व धनात्मक। तीसरा, एक से बड़ा व ऋणात्मक, एक से बड़ा व ऋणात्मक। और चौथा जो होगा, एक से छोटा व ऋणात्मक, एक से छोटा व ऋणात्मक। देखिए ध्यान से इस प्रश्न का जवाब देना है। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दर्पण है, वस्तु का छोटा या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा? मैं बताया था कि देखिए दर्पण का जो आवर्धन का मान होगा सदैव क्या होगा? छोटा होगा। एक से सदैव क्या होगा? एक से छोटा होगा। तो इसमें कौन सा है? एक से छोटा, और क्या होगा? धनात्मक होगा ना, दर्पण की बात हो रही है। तो एक से छोटा यहाँ पे छोटा रहेगा एक ऑप्शन में, तो एक से तो छोटा हो ही गया
और धनात्मक भी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है किसी दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दर्पण के आवर्धन का मान क्या हो? जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा दर्पण के बराबर, मैं बताया था कि तो उस समय क्या होगा आवर्धन का मान? आई बराबर वो और यम बराबर 1। बात समझ रहे हो? यम बराबर 1 है तो 1 के बराबर या किसी दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वहां ऋणात्मक होता है। ठीक है, 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर तो हो ही जाएगा, वह ऋणात्मक। चौथा क्वेश्चन, समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है बताइए? +1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होती है? वस्तु सीधा होती है। कैसी होती है? सीधा। कैसी होती है? समतल दर्पण में सीधा, आभासी वस्तु के बराबर होती है। ये तो हम कॉन्सेप्ट कब का क्लियर कर चुके हैं। और इसमें आवर्धन क्षमता का जो मान होगा +1 होता है। ठीक है, तो इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के लिए सदैव आवर्धन आभासी व सीधा होता है। उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं है। यहाँ पे देखिए, उत्तल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन आभासी व सीधा होता है। धनात्मक तथा सदैव 1 से बड़ा, धनात्मक तथा 1 से बड़ा, और ऋणात्मक तथा सदैव 1 से छोटा, और ऋणात्मक तथा सदैव 1 से बड़ा। देखिए, जिसका बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर है वही कर पाएगा, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं और ये आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, सभी छात्र और छात्राओं को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप जाइए, रेखीय आवर्धन पढ़िए, और आपको अगर क्लास अच्छी लगती हो तो उसको क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, राधे राधे।